अस्सलाम जी सर। अब हम केस कर लेते हैं कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई सब्सिडरी को एक्वायर किया, यानी ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ था, पेरेंट और उसकी एक सब्सिडरी थी, और आपने ड्यूरिंग द ईयर एक और सब्सिडरी को ऐड कर लिया है, तो उसका कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट होगा अलॉन्ग विद पुरानी चीज़ें, वो देख लेते हैं। अच्छा भाई, केस है एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी का। सही जी, बात सुकून से समझिएगा भाई। इसके कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूँ मैं और फिर उसको लॉजिकली एक्सप्लेन भी करता हूँ। भाई आपको ये बात पता है कि जब भी कोई न्यू सब्सिडरी ऐड होती है तो टेक्निकली क्या आप ये मानते हैं कि उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आपके हो जाते हैं? ऐसा ही है, पहला पॉइंट तो ये कि उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या हो जाते हैं, आपके हो जाते हैं। तो सर आपने सबसे पहले ये करना है कि जब भी किसी कंपनी को एक्वायर करें तो आप सबसे पहले उसकी कैलकुलेट कर लें गुडविल। अच्छा मैं बता रहा हूँ क्यों गुडविल, ज़रा फोकस होकर सुनिएगा। अच्छा भाई, मैंने कहा आपको सवाल के अंदर बच्चों, सही है जी, ओपनिंग गुडविल दी हुई है लेट्स से 100 की। सही है ना। अब अगर मैं देखूं कि क्लोजिंग मेरी 120 आ रही है, तो भाई क्लोजिंग 120 कैसे हो गई? गुडविल रीवैल्यू तो नहीं होती है। तो दैट मीन्स कि इस साल कोई ना कोई सब्सिडरी खरीदी गई है, तो वो सब्सिडी जो खरीदी गई है तो उसकी गुडविल क्या यहाँ पे आएगी? यस सर, डेफिनेटली आएगी। तो लेट से मैंने एग्जांपल ली कि वो गुडविल जो आ रही है, सही है, ड्यू टू एक्विजिशन, यानी हम कह रहे हैं एडिशन, वो आ गई यहाँ पे 20 की। ऐसा ही है। अब व्हाट इफ मैं देखूं कि भाई मेरा क्लोजिंग 115 आ रहा है, तो बाकी क्या हो गई होगी सर? इम्पेयर हो गई होगी। बाकी क्या हो गई होगी भाई? इम्पेयर हो गई होगी। क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों, कैश फ्लो के हिसाब से ये जो है, ये 5, ये इम्पेयरमेंट, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। और आपको याद होगा कंसोलिडेटेड पीएनएल में हम ही लोग इम्पेयरमेंट पार करते हैं, जो कि मिला हुआ होगा तुम्हें, सारा काम हो चुका होगा, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ये गुडविल की इम्पेयरमेंट भी है। तो आप इसको ऐड बैक कर देंगे ताकि आपका वो नॉन कैश एक्सपेंस का इम्पैक्ट क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब सर इस एडिशन का क्या करना है, इसका मैं बताता हूँ अभी 2 मिनट बाद। हमने कहा सर पहले, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये कर लें कि सर इसका क्या होगा। सर ये है हमारा नॉन कैश एक्सपेंस। सही जी, ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस। हमने कहा ये नॉन कैश है, ये क्या हो जाएगा? ऐड बैक हो जाएगा। तो सर आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्यों है। ये हमने बना दिया गुडविल का अकाउंट। चलें जी। सर पिछले वाले केस में तो नहीं था भाई, हो सकता है कि सब्सिडी की एक्विजिशन पे कोई गुडविल अराइज ना हुई हो, इसलिए उस सवाल में हमने देखा भी नहीं। आगे सुनिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ स्टेप 2 के अंदर यू हैव टू प्रिपेयर एंट्री फॉर एडिशन ऑफ सब्सिडरी। बड़ी अहम बात सिखा रहा हूँ, ज़रा समझना। भाई आप मुझे एक बात बताएं, आप अभी ग्रुप बन के सोचें, जब आपकी एक तीसरी सब्सिडरी एंटर हो रही है, तो क्या मैं कह सकता हूँ उसका पीपी, आपका पीपी तो आप उसको एडिशन में ले आएंगे, उसका स्टॉक आपका स्टॉक हो गया, उसके रिसीवेबल्स आपके रिसीवेबल्स हो गए। लेट से मैंने कहा सर ये 1000 है, ये 300 है, सही है जी, और ये 200 है। ऐसा ही है। ये वो एसेट्स हैं जो उस सब्सिडरी पे आए हैं जो कि मैंने एक्वायर की है। ज़रा मज़े की बात समझिएगा, बहुत ही अहम बात बता रहा हूँ आपको। मुझे एक बात बताओ, जब न्यू सब्सिडरी लेके आ रहे हो तो क्या उसका अकाउंट्स पेबल भी ले आओगे? यस सर। लेट से मैंने कहा वो 800 का है, ऐसा ही है। 800 भी नहीं तो हमने कहा कि सर वो आ रहा है 250 का। चलें जी, उसकी लाइबिलिटीज़ भी हमने रिकॉर्ड कर ली, ग्रुप के अंदर आ रही हैं। ग्रुप को देखो, समझो आप पेरेंट और सब्सिडरी एक और सब्सिडरी को लेके आ रहे हो, तो ये हिसाब किताब है। पर मेरा मानना ये है कि जब आप किसी नई सब्सिडरी को ख़रीदते हैं तो उसकी एनसीआई भी क्रिएट होती है। तो एनसीआई क्रिएट होगी तो क्या होगा, अगर मैंने फॉर एग्जांपल उसको नेट एसेट्स के शेयर पे रखना है, तो मैंने कहा दिस, उसको सिंपल रख लेते हैं, ये सम हो गया, ये टोटल एसेट्स हो गए। सही है। हमने कहा टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है इस कंपनी की, ये रही। ऐसा ही है। अच्छा भाई, हम चलो एक और काम करते हैं आपके लिए। हमने कहा इस सब्सिडरी का कैश बैलेंस भी ले आओ, और वो है हमारा कोई 150 का, 1650 हो गया। लायबिलिटीज़ ये आ गई। अच्छा भाई, हमने कहा कि इस कंपनी के नेट एसेट्स
इस कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं वो ये हैं, इस कंपनी के नेट एसेट्स क्या हैं, ये हैं 1400 के। क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने इस कंपनी को 80% ख़रीदा तो मुझे 20% एनसीआई क्रिएट करनी होगी, और वो कितनी हो गई सर, 280। ये ज़रा टेक्निकल है, इसलिए हम ज़रा बहुत फोकस होकर सुनना है ये बात को। हमने कहा ये 280 हो गई, बहुत आसान तरीके से समझते हैं इसको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो जब आप किसी कंपनी को अपने पास लेके आए कंसोलिडेट करने, उसके एसेट्स अपने पास ले आए, उसकी लायबिलिटीज़ अपने पास ले आए, उसके रिलेटेड जब कंसोलिडेशन 100% कर रहे हो तो उसकी एनसीआई भी आपने क्रिएट की। अब ज़रा फोकस होकर दिमाग लगाओ, पीछे वाले केस में तुमने एनसीआई का अकाउंट बनाया था, तो क्या मैं कह सकता हूँ इस अकाउंट में अब यहाँ पे प्रॉफिट के बजाय एक और वजह से एनसीआई इंक्रीज़ होगा अगर एनसीआई क्रिएट हो रही है? तो सब आपके दिमाग में अगर डिस्पोजल होगा तो चला जाएगा, डेफिनेटली यस। तो सर पहले इसको समझते हैं सुकून से, जो एक्विजिशन का केस है। अच्छा फिर वो आपको बताएगा कि आपने ये सब्सिडरी को, हम गुडविल जो निकालते हैं, वो कंसिडरेशन पे की थी। अच्छा कंसोलिडेटेड बुक्स गिवन होगी तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन होगी, नीचे अलग से बताया हुआ होगा कि तुमने कैश या कंसिडरेशन जो तुम्हारी है व्हाट्सोएवर, मल्टीपल का सम भी हो सकता है, तुमने जो कंसिडरेशन पे की थी इसके लिए वो 1300 की थी, और तुम्हें जो नेट एसेट्स मिले हैं सर वो इसका 80% मिले हैं। सही है जी। तो हमने कहा कि भाई आपकी गुडविल कितनी आ गई, सर आपकी गुडविल आ गई 180 की। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपने यहाँ पे गुडविल भी रिकॉर्ड करनी है इसमें 180 की, और आपने कैश कितना दिया भाई, कैश कितना दिया सर, आपने कैश दिया 1300 का। अच्छा अगर मैं अब देखूँ तो मेरी एंट्री ये टेक्निकली बैलेंस होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि सर अगर मैं इसका सम करूं तो ये 1830 आता है, इसका सम करूं तो ये भी 1830 आता है, यानी सर मेरी एंट्री बैलेंस हो चुकी है। सर आपने ये एंट्री क्यों बनवाई, सर इसकी लॉजिक बताएं। बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, ये शॉर्टकट है आपको सवाल को हैंडल करने का। सर हमने कहा पहले तो ये बता दें कि ये बात क्लियर हो गई है सर हमने क्या किया, हमने कहा भाई आप इस वाली गुडविल को तो ऐसे समझाने के लिए, समा बनाने के लिए था, आप बोलें जब भी कंसोलिडेशन का सवाल आएगा और कंसोलिडेशन के कैश फ्लो के सवाल में कोई सब्सिडरी एक्वायर होते हुए दिखे तो आपने कैश फ्लो शुरू करने से पहले ये एंट्री बना लेनी है, यानी एडिशन ऑफ सब्सिडरी की। एडिशन ऑफ सब्सिडरी क्या होगा, उसके तमाम एसेट्स अपने पास रिकॉर्ड करना, उसकी लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना, उसकी एनसीआई को क्रिएट करना, जो आपने पैसा शेयर होल्डर को दिया उसको। बात देखो ये जो कैश है ना, ये जो कैश है ये शेयर होल्डर को ज़्यादा है जिससे आप सब्सिडरी खरीद रहे हैं, और ये जो कैश है ये सब्सिडरी का मेरे पास आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। और गुडविल भी आ रही है। तो ये सारे किस्से कहानी क्यों की हैं, अभी 2 मिनट की कहानी है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ज़रा फोकस होकर समझें। भाई मैं आपसे कुछ चीज़ कह रहा हूँ, बात समझिएगा। क्या मैं कह सकता हूँ इस पूरी सब्सिडरी को मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए, पूरी सब्सिडरी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ खरीदने का कैश इम्पैक्ट सिर्फ ये है जो मैं अभी बताने लगा हूँ। देखिएगा आप, पूरी सब्सिडरी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ खरीदने का कैश इम्पैक्ट क्या है वो भी बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैंने कहा कैश पेड कितना है, सर कैश पेड आपने कहा 1300 है। अच्छा कैश फ्रॉम सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन, भाई मैं कह रहा हूँ जो आपने सब्सिडरी एक्वायर की उससे कुछ कैश आ भी तो गया, तो सर टेक्निकली ग्रुप की इतने की बचत हो गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास नेट कैश आउटफ्लो ये हो गया है। अच्छा भाई मेरे पास नेट कैश आउटफ्लो के कितने का, 1150 का। अच्छा भाई एक रिकैप मैंने ये कहा कि भाई जब भी आप कैश फ्लो का सवाल करें तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास सवाल में लिख के दे के ड्यूरिंग द ईयर एक सब्सिडरी भी एक्वायर की है। मैं अभी आपको वो सिखा रहा हूँ कि भाई अगर सब्सिडरी एक्वायर की है ड्यूरिंग द ईयर तो उसका कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट होगा। मैंने कहा भाई ग्रुप बन के सोचो, आप पहले से ही एक सब्सिडरी को लेके बैठे हुए थे, आपका ग्रुप चल रहा था, तीसरी को लेके आ रहे हैं आप, तीसरी को जो लेके आ रहे हैं, मैंने कहा उसमें सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है, एक एंट्री बना लेनी है, एंट्री ऑफ एक्विजिशन। इसकी सिग्निफिकेंस क्या अभी बताता हूँ। मैंने कहा एंट्री ऑफ एक्विजिशन में क्या होगा, उसके एसेट अपने एसेट, उसके स्टॉक हमारा स्टॉक, उसका कैश हमारा कैश, उसका रिसीवेबल हमारा रिसीवेबल, यानी उस दिन जिस दिन तुम सब्सिडरी को खरीद रहे हो उस दिन उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ अपने पास रिकॉर्ड कर लो, टेक्निकली नेट एसेट्स को अपने पास ले आओ। यानी मैंने क्या कहा, ये एसेट्स और ये लायबिलिटी मैं अपने पास ले आया,
पर मैंने कहा अगर तुम इसको कंसोलिडेशन के पर्सपेक्टिव से देखो, देखो ये एसेट्स आ गए, ये लाइबिलिटीज़ आ गई, नेट एसेट्स कितने थे इसके, इतने। मैंने बोला आपको नीचे लिख के देगा कि आपने इस सब्सिडरी को इतनी कंसिडरेशन पे खरीदा है क्योंकि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होगी, क्योंकि कंसोलिडेशन हो चुकी होगी, तुम्हें उससे क्या बनाना है, कैश फ्लो। तो बोलेगा इतनी कंसिडरेशन थी, 80% की आपकी होल्डिंग थी, गुडविल इतनी, तो गुडविल भी तो आप ही रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। और मैंने कहा एनसीआई भी आप ही क्रिएट करेंगे। तो टेक्निकली एक्विजिशन से होता क्या है, एक ब्रॉडर पिक्चर सोचो। सब्सिडरी के एसेट लायबिलिटीज आते हैं, सब्सिडरी की गुडविल हम रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल, और एनसीआई को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कि न्यू क्रिएशन ऑफ एनसीआई होता है। बात क्लियर है। और जो मैं पैसा दे रहा हूँ शेयर होल्डर को सब्सिडरी के, उससे सब्सिडरी खरीदने के लिए, वो मेरा आउटफ्लो हो जाता है। अब मैंने आपको अभी इम्पैक्ट ये समझाने लगा हूँ कि क्या आप इस बात को मानते हैं। इस पूरी एंट्री का क्रक्स बताता हूँ अभी, सही है जी। इस पूरी एंट्री का क्रक्स बताता हूँ, एक एक करके हाईलाइट करता रहूँगा तो एक एक करके क्लियर होगा। मैंने कहा अगर तुमसे कोई पूछे इस पूरी सब्सिडरी को ग्रुप में लाने के लिए कैश इम्पैक्ट क्या है, तो तुम बोलोगे सर मैंने शेयर होल्डर को कितने दिए थे, 1300। और मैंने कहा मेरे पास शेयर होल्डर को 1300 दिए, बट जो सब्सिडरी आई उसका कैश भी तो आ गया, कितने का, 150 का। तो क्या आप मानते हैं कि कैश फ्लो पे इम्पैक्ट नेट कितना है, 1150 का। सर कैश फ्लो पे नेट इम्पैक्ट कितना है, 1150 का। ये 1150 टेक्निकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा एज कैश पेड टू एक्वायर सब्सिडी, जैसे आप नॉर्मल पीपी खरीदते हैं, पर यहाँ पे आपने पूरी सब्सिडी खरीदी है। बात क्लियर है। मैं अगेन एक बात रिपीट करता हूँ, पूरी सब्सिडी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ खरीदने का जो मेरा खर्चा है वो 1150 है, दैट्स इट। बाकी कोई कैश इम्पैक्ट नहीं है। अब ज़रा आए एक एक करके आपको सिखाता हूँ। मैंने कहा आप जब बच्चों पीपी का टी अकाउंट बनाएंगे, सही जी, जब आप पीपी का टी अकाउंट बनाएंगे तो हम यहाँ पे ज़रा लॉजिकली इसको देखते हैं। पीपी का टी अकाउंट, सही है, बहुत फोकस होकर देखिएगा। मैंने कहा ओपनिंग क्लोजिंग, मैंने कहा लेट से ओपनिंग आपका कोई 15,000 है, सही है जी, सिर्फ इसके इम्पैक्ट को रखते हैं, सही है, बाकी सब भूल जाते हैं। और क्लोजिंग आपका आ गया लेट से सर 16,000। अच्छा मैं बोला हूँ डेप्रिसिएशन को भी भूल जाओ। अच्छा अगर मैं बैलेंसिंग फिगर देखूँ तो एडिशन आ रही है कितने की, 1000 की। पर सर मेरी नज़र में ये गलत है, मेरी नज़र में ये गलत है। मेरी नज़र में गलत इसलिए क्योंकि अभी आप कह रहे हैं, अभी आप ये कह रहे हैं सर कि हमने टेक्निकली इस साल पीपी खरीदा है कितने का, 1000 का। सही जी, इसको काटी लगा देते हैं ताकि याद रहे। अच्छा भाई अब मैं वापस से आ गया अपनी फ़िलॉसफी पे। मैंने कहा भाई देखें टेक्निकली अभी आप ये कह रहे हैं पीपी के अकाउंट को देखते हुए कि मैंने टेक्निकली पीपी खरीदा 1000 का, तो मेरा 1000 का कैश आउटफ्लो। भाई ये वो पीपी है जो सब्सिडी के आने से आया है, तुमने कोई अलग से नहीं खरीदा। और इस सब्सिडी के आने पे जो पीपी आया है उस पूरी सब्सिडी के कैश का इम्पैक्ट कितना है, 1150। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस क्लोजिंग को 17,000 कर दूँ, सही है जी, अगर मैं इस क्लोजिंग को कितना कर दूँ 17,000, और मैं यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी से जो पीपी आया है उस एंट्री से उठा लूँ, और मैं बोलूँ अब बताएं कि अब मेरे पास जो पीपी है वो कैश पे कितना ख़रीदा गया है, तो आप बोलेंगे सर अब जो पीपी है मेरे पास कैश पे 1000 का ख़रीदा गया है, ये वाला। इसको ऊपर ले जाते हैं। अच्छा अब मेरे पास जो पीपी है वो ये वाला पीपी है जो कि 1000 पे ख़रीदा गया, ये टेक्निकली कैश पेड टू एक्वायर पीपी है। तो सर आपने उसको टेक्निकली एग्ज़ाम में क्या करना है बच्चों, एग्ज़ाम में करना ये कि जो एंट्री बनाई है ना उसको रेलेवेंट अकाउंट में पार्क कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे किया। सर क्यों पार्क करना, वरना ऐसा लगेगा कि अगर चलो मैं इसको लेट से उड़ा देता हूँ तो ऐसा लगेगा पीपी आपने 2000 का ख़रीदा है, यानी कैश जेब से 2000 रुपये के भाई, जबकि एक पीपी तो ऐसा है जो सब्सिडी के आने से आया है और उसकी तो टोटल कैश इम्पैक्ट कितना है 1150 का। आई होप दिस मेक सेंस, और ये बिल्कुल क्लियर बात हो रही है आपको, क्लियर है जी। अच्छा सेम एक एक करके सिखाता हूँ मैं। तो सर टेक्निकली मैंने ये कहा कि भाई जो एक्विजिशन और सब्सिडी वाला मंजन है वो आप अलग से पार्क करें, तो जो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो खुद ब खुद सही आएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद फिर मैंने कहा भाई आ जाएं आगे लेके चलते हैं इसको। मैंने कहा भाई गुडविल, मैंने कहा लेट से ओपनिंग गुडविल थी 1400, ऐसा ही है, ओपनिंग गुडविल थी 1400।
सर मुझे एक बात बताएं, अगर ओपनिंग गुडविल 1400 है तो ये इंक्रीज़ किससे होती है, रीवैल्यू तो नहीं होती है। तो हमने कहा कि भाई गुडविल ऑन एक्विजिशन, तो गुडविल ऑन एक्विजिशन आपको पता होगी ना कितनी है। सर आपने तो एंट्री बनाई है खुद, ये रही, एक एक करके पार्क करते जाओ ज़िंदगी सुकून में। अच्छा फिर मैंने देखा कि ये जो गुडविल आई है, इसको थोड़ा रियलिस्टिक करते हैं, ये 240 कर दिया। अच्छा हमने देखा क्लोजिंग हमारे पास जो बचा है, जो बचना चाहिए 420 बचना चाहिए, पर सर मैंने कहा मेरे पास 400 बचा हुआ है। तो सर टेक्निकली क्या मैं कह सकता हूँ इम्पेयर हो गई है गुडविल, कितने से सर, दिस प्लस दिस माइनस दिस। सर 20 की क्या आ गई, इम्पेयरमेंट आ गई। आपको याद होगा हमने कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते वक्त सीखा था कि गुडविल हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय 10% या व्हाट्स एवर परसेंटेज हम कंसोलिडेटेड पीएनएल में पार्क करते हैं, उससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टेक्निकली ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है। तो क्या जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे भी इसको क्या करूँगा, नॉन कैश एक्सपेंस है तो क्या कर दूँगा भाई, ऐड बैक कर दूँगा, क्योंकि इसकी एंट्री ये बनी होगी गुडविल क्रेडिट और इम्पेयरमेंट लॉस या पीएनएल डेबिट। तो सर उसको इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे। और सर रही बात इस 180 की, इस 180 का कोई कैश का इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि पूरी सब्सिडी पे जो कैश का इम्पैक्ट है वो कितना है, 1150। आई होप ये बात क्लियर है। अब आगे समझिएगा, मैं वर्किंग कैपिटल भी आपको बताता हूँ। अच्छा एनसीआई भी आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि एनसीआई भी आप क्या करेंगे, एनसीआई का जब अकाउंट बनाएंगे, अगर एक ही अकाउंट बना दें तो उस एनसीआई को वहाँ पे पार्क करेंगे, इसका भी कोई कैश का इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो 1150, यानी पूरी सब्सिडी की जो ट्रांजैक्शन है उसका इम्पैक्ट कितना है, 1150। इससे ज़्यादा हमने होशियारी नहीं करनी है। अब सर आगे देखिएगा, वर्किंग कैपिटल की बात बताता हूँ। वर्किंग कैपिटल भाई आपके पास ओपनिंग है, क्लोजिंग है, सही है। अभी एग्जांपल बनाते हैं आपके हाथ के हाथ। अच्छा भाई मैंने कहा ओपनिंग है कोई 300 का, क्लोजिंग आ रहा है 500 का। सर ये ऐसा लग रहा है कि मेरा रिसीवेबल क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है, इंक्रीज़ इन रिसीवेबल, कितने से, 200 से। अच्छा टेक्निकली आप तो इसको माइनस कर देते, ये शो कर रहा है कि 200 की सेल हुई है जो प्रॉफिट में है, जिसका कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं। बट भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये 200 तो वो 200 है जो किसके आने से आया था, सब्सिडी के आने से आया था। तो ये कोई ऐसी सेल तो नहीं है जो पीएनएल में हो, यानी ऊपर सेल्स में प्रॉफिट में शामिल हो और नीचे कैश में शामिल नहीं हो, तो आप उसको हटा रहे हो कि प्रॉफिट ज़्यादा है कैश कम है, आप हटा रहे हो, ये गलत है। इसलिए वो कहता है कि भाई आपने जो ये क्लोजिंग रिसीवेबल है इसमें से सिर्फ बैलेंस शीट में एक एडजस्टमेंट कर देनी है, क्योंकि इसका कोई टी अकाउंट नहीं बनता। एक्विजिशन रिसीवेबल ऑन एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी, वो क्लोजिंग में शामिल होगा, आपने क्लोजिंग से उसको क्या करना है, हटा देना है। तो आपके पास रिवाइज कितना आ गया सर, 300। अब देखें आप कंपेयर करें, अब कोई ऐसा पैसा नहीं है जो सेल हुआ हो ये हुआ, तो सर दैट मीन्स कि आपने करना क्या है, जो भी वर्किंग कैपिटल की चीज़ें हैं उसमें जो सब्सिडी आई है उससे जो वर्किंग कैपिटल आया है उसको आपने क्लोजिंग से क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि वो ओपनिंग में शामिल नहीं है। तो लाइक टू लाइक के कंपैरिजन के लिए आपने क्लोजिंग से उसको क्या करना है, कटा देना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग से कटाने की लॉजिक मैंने आपको बता दी है। अगर क्लोजिंग में रहने देंगे तो आपको ये लगेगा कि आपके रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हुए हैं और सेल हो गई है, पैसे नहीं है, जबकि वो कोई ऐसा रिसीवेबल नहीं है जो इंक्रीज़ हुआ सेल की वजह से, वो ऐसा रिसीवेबल है जो इंक्रीज़ हुआ है सब्सिडी के आने की वजह से। और जो सब्सिडी के आने की वजह से, प्लीज़ बहुत सुकून से समझिएगा, जो सब्सिडी के आने की वजह से जो भी रिसीवेबल या जो भी एसेट आया है उसका एक ही इम्पैक्ट है, कितने का, 1150 का। तो सर ये तो हो गया मेरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। आए जी इसको एक प्रश्न में कन्वर्ट करते हैं। मैंने कहा कि सर हमारे पास एक सवाल है, सही जी, हलीमा आंटी लिमिटेड के नाम से, और हम वही करेंगे कि हम लाइन बाय लाइन आइटम चलेंगे। नीचे ये पीएनएल दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और सर देखें ये कह रहा है ऑन 1/10/2012 हलीमा आंटी एक्वायर्ड एन 80% इंटरेस्ट इन अनदर सब्सिडी एज टू बाय इशूइंग 8 लाख डिबेंचर्स इन हलीमा आंटी लिमिटेड एट ₹2 ईच एंड पेमेंट ऑफ कैश, यानी 2 कंसिडरेशन दिए हैं इसने। आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, उसको देखते हैं करके। पर सर जब भी ऐसा कोई सवाल आ गया एक्विजिशन का, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले आपने एक एंट्री बना लेनी है। अच्छा जी, आप एंट्री बनाएंगे, एंट्री ऑफ एक्विजिशन। अच्छा भाई, एंट्री ऑफ एक्विजिशन के लिए वो देखें कह रहा है नेट एसेट्स ऑफ हलीमा आंटी लिमिटेड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ये हैं।
अच्छा देखो, नेट एसेट्स में बता भी रहे अलग अलग, ताकि आपको पार्क करने की तमीज़ होनी चाहिए। हमने कहा कि भाई सबसे पहले तो फिक्स एसेट्स, सर स्टॉक, डेटर्स, बैंक, क्रेडिटर्स और सर एनसीआई। अच्छा देखिए, एनसीआई खुद निकाल के दे दिया उसने, तो आप होशियारी नहीं करना, क्योंकि वैसे तो निकालना भी हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई आगे, ये आ गया सर हमारे पास क्या भाई, 1400 के नेट एसेट्स। चल से पहले एक एक करके पार्क तो करें। मैंने कहा 1000 ये आ गया, 300 ये आ गया, 250 ये आ गया, बैंक कितना आ गया 350 आ गया, क्रेडिटर कितना आ गया 150 और एनसीआई कितना 350। अच्छा ज़रा बात समझें, मैंने कहा कि भाई मुझे कंसिडरेशन भी तो देनी है। कंसिडरेशन कैश कितनी है भाई, सर रुपीज़ इन 1000 है तो 400 रखूँगा। अच्छा सर मैंने क्या डिबेंचर भी दिए हैं, यस सर डिबेंचर पेबल। अच्छा डिबेंचर पेबल कितने के आ रहे हैं, 800,000 डिबेंचर दिए हैं ऑफ ₹2 ईच। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ 800 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो ये 1600 आ गया। सर ये कुछ एंट्री बन चुकी होगी, ग्रुप के अंदर बन चुकी होगी, तभी आपको बैलेंस शीट पीएनएल गिवन है कंसोलिडेशन के साथ। यानी इस साल की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट तुम्हें गिवन है उसके अंदर ये तीसरी सब्सिडी जो एक्वायर की है उसका सारा सामान शामिल है। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा चलें सर नेट एसेट्स निकालते हैं, नेट एसेट्स। अच्छा नेट एसेट्स में मेरे पास जो इस कंपनी के एसेट्स हैं, इस कंपनी के एसेट्स, वो मैंने कहा कि सर वो ये आ गए। इस कंपनी की लायबिलिटीज़ सिर्फ एक ही है। एनसीआई क्यों नहीं रहा भाई, एनसीआई कोई लायबिलिटी नहीं है, वो तो हमने ग्रुप में क्रिएट करनी है। पर नेट एसेट्स कुल मिला के इतने हैं 1750 के। अच्छा प्लीज़ बच्चों मुझे ये बताओ कि मैंने इसमें एक्वायर कितना किया है, 80%। तो मैंने कहा कि भाई गुडविल जो मैं निकालूंगा उसमें कंसिडरेशन मैंने कसम से ये दोनों रखनी है, और मैंने कहा मेरे नेट एसेट्स का अगर हम चेक करें तो कितना आ गया 80%। अच्छा आप यूँ भी कर सकते हैं आप कि जैसे इसने फॉर एग्जांपल एनसीआई की वैल्यू दी हुई है ना, तो यू में कंसिडर कि ये फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है, तो हम फुल गुडविल पे चले आते हैं। तो सर हमने कहा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई जो गिवन है वो ये है, क्योंकि गिवन है ना वो। तो सर हमने कहा कि ये फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई। तो नेट एसेट्स कितने आ जाएंगे भाई 100%। तो हमने कहा ये 100% जो नेट एसेट्स हैं, ये नेट एसेट्स 100% आ गए, और सर ये हमारी गुडविल आ गई 600 की। अच्छा सर इफ़ वी लुक एट, तो सर हमारे पास यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आनी चाहिए वो भी क्या आनी चाहिए, 600 आनी चाहिए, अगर तो मैंने सही किया है। एग्जैक्टली 600 आ रही है। अच्छा सर देखिए दैट मीन्स कि हमने एक्विजिशन के वक्त ये एंट्री बनाई होगी। स्टेप 2 क्या है, नेट कैश आउटफ्लो निकाल लो। सर मुझे एक बात बताएं, नेट कैश आउटफ्लो के लिए हमारे पास कैश आउटफ्लो कितना है, सर मेरे ख्याल से ये है। साहब तो कंसिडरेशन वहाँ पे 2000 रखी है, वो क्यों रखी है भाई, वो डिबेंचर है, लाइबिलिटी है, उसका कोई कैश नहीं गया है। अच्छा भाई सर इसके बाद हमने कहा फिर कैश इनफ्लो वो चेक कर लें। सर क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास इस सब्सिडी के आने से ये आया है, तो मैं कह सकता हूँ कि सर मेरे पास नेट कैश आउटफ्लो कितना है, नेट कैश आउटफ्लो यानी पूरी सब्सिडी खरीदने पे 50 मिलियन की हिट आई है मेरे पास, दैट्स इट। ये रही वो 50 मिलियन की हिट, पूरी सब्सिडी खरीदने से सिर्फ 50 मिलियन की हिट है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। चलिए जी भाई, ये तो हमारी एंट्री बन गई पहली। अब सर हम इस पोजीशन में हैं कि हम अकाउंट बाय अकाउंट चल सकते हैं और इसको लेके जाते हैं। नीचे देख लेते हैं कि ग्रुप की पॉलिसी है। अच्छा एक एसेट है जिसकी नेट बुक वैल्यू ये है, वो इतने पे बिका है, चलें जी। और वो कह रहा है गुडविल अमोडाइज होती है, जो भी है इम्पेयरमेंट है वो देख लेते हैं अभी। और एक्सपेंसेस इंक्लूड गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल एंड डेप्रिसिएशन 4 लाख।
अच्छा एंड देखें डेप्रिसिएशन और रुपीज़ 410, यानी उसने बोला कि भाई इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी कितने का है, 410 का है, और वो कहाँ शामिल है, एक्सपेंसेस के अंदर है। चलें जी आगे देख लेते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, अच्छा ये याद रखिएगा, इसमें सवाल बनाते हुए मैंने आगे पीछे कर दिया था, ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, सही है, इसको याद रखिएगा। अच्छा भाई हमें जब भी एग्ज़ाम में सवाल करना है तो हमें सर अगर कैपिटल और प्रीमियम दोनों दिया हुआ है तो एक ही साथ अकाउंट बना लेना, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम। अच्छा भाई जल्दी से मुझे बता दें ओपनिंग बैलेंस कितना है, बिल्कुल अवेयर होके। सर हमारे पास 2500 रुपये का ओपनिंग है सर, 2500 रुपये का कैसे, 2000 और 500 का प्रीमियम है। अच्छा जी क्लोजिंग बैलेंस बता दें सर, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ रहा है 2400 और 900। सर 7 अकाउंट बनाने का मकसद ये है कि कैपिटल से भी पैसा आता है, प्रीमियम से भी पैसा आता है, तो सब इसी अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा अब सवाल मैंने देखा कोई बोनस वगैरह नहीं है, तो टेक्निकली ये कैश इशू है। तो सर कैश इशू के अंदर क्या मैं कह सकता हूँ, मेरे पास 800 का प्रोसीड्स फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर्स आ गया, ऐसा ही है, ये तो हो गया ये। अब सर इसी को हम आगे लेके चलते हैं, और हमने कहा कि सर इसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास, अगेन मैं चेक कर लूँ, सही है 2500 हो गया और 2400 प्लस 900 हो गया, कोई इसमें 6 और 3 9, 3300, यही आ रहा है सर हमारे पास एग्जैक्ट ये आंसर है। हमने कहा भाई इसके बाद हम आ गए ग्रुप रिजर्व्स पे। ग्रुप रिजर्व अगर मैं देखूं बच्चों, तो ग्रुप रिजर्व हमारे पास 2280 और 1400 पर। सर 1400 हमारे पास ओपनिंग होगा, और सर क्लोजिंग कितना है हमारे पास 2280। अच्छा सर यहाँ पे प्रॉफिट डालना है। अच्छा प्लीज़ मुझे देख के बताएं कि सर हमारे पास प्रॉफिट, ये S1 S2 क्या भाई, दो सब्सिडरीज है ना, तो सर हमारे पास मेरे ख्याल से ये बचा किसका प्रॉफिट, पेरेंट एंटिटी का। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये दोनों का हिस्सा बटा पेरेंट का, ये बच गया सर 1200। अच्छा सर अब देख लेते हैं कि कोई डिविडेंड है। सर 1400 प्लस दिस माइनस दिस, सर 320 ये देखें सर 320 का डिविडेंड है। अब मुझे ये देखना है क्या ये डिविडेंड पेड है या डिक्लेयर्ड है। अच्छा मैं यहाँ पे गया सवाल के अंदर, सही है जी, तो हमने देखा कि भाई डिविडेंड पेबल बाय हलीमा एंटी लिमिटेड, वो ये रहा, ऐसा ही है। डिविडेंड पेड बाय S1 टू, यानी ये सब्सिडरी का बता रहे कि सब्सिडरी ने अपने अपने शेयर होल्डर को, अपनी अपनी NCI को इतना पेबल है। अच्छा अब देखें डिविडेंड पेबल बाय हलीमा एंटी लिमिटेड, यानी ये वाला जो डिविडेंड है, ये वाला, ये पेरेंट एंटिटी का पेबल है। तो अब मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ से एक अकाउंट बनाऊँगा जिसका मैं नाम रखूँगा डिविडेंड पेबल बाय पेरेंट। अच्छा ओपनिंग पेबल कितना है भाई डिविडेंड पेबल, सर वो आ गया 200 का। अच्छा भाई मैंने डिविडेंड डिक्लेयर्ड कितना किया, ये रहा, हमने कहा डिविडेंड डिक्लेयर्ड, तो इससे लाइबिलिटी बढ़ गई। मैंने कहा क्लोजिंग कितना बचा हुआ भाई, सर क्लोजिंग बचा हुआ है 320, तो सर टेक्निकली मैंने पिछला वाला सेटल कर दिया और नई वाली लाइबिलिटी आ गई है, यही है। तो सर ये डिविडेंड पेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट एंटिटी 200 का आ गया मेरे पास, ये भी क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई लाइन से चल रहे हैं सर, ग्रुप रिजर्व भी हो गया हमारे पास, शेयर प्रीमियम भी हो गया, इन सबको हाईलाइट करके चल रहे हैं साथ साथ, ग्रुप रिजर्व भी हो गया सर। अब हम लाइन से लेके चलते हैं डिबेंचर को। अच्छा अगर मैं जाऊं ओपनिंग पे, तो ओपनिंग डिबेंचर मेरे पास है, मैं खाली ओपनिंग क्लोजिंग देख लूं क्योंकि इसमें गड़बड़ नहीं हो जाए, आगे पीछे हुआ है। ग्रुप रिजर्व 1400 है, 2280 है, बेहतरीन हो गया, और 200 है और 320 है, बेहतरीन। चलें जी 10% डिबेंचर, आप लोग मुझे बताएंगे भाई 10% डिबेंचर जो है इसका ओपनिंग आ रहा है 800। हमने कहा चलें सर फेयर इनफ, 800 आ गया। अच्छा मैंने कहा जो मेरे पास क्लोजिंग आ रहा है वो 2600 आ रहा है। अच्छा ज़रा आप बहुत फोकस होके देखिएगा, यार देखो अगर बच्चों मैं यहाँ पे देखूँ ना, यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुल मिला के डिबेंचर इशू करने से पैसे आए 1800 आए, जबकि मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि मैंने कुछ डिबेंचर सब्सिडरी एक्वायर करने के लिए किए थे, उससे पैसे नहीं आए, सब्सिडरी आई है। तो क्या मैं कह सकता हूँ सब्सिडरी की एक्विजिशन वाला मैं यहाँ पे अलग से लिंक कर दूँ, ये रहा
डिबेंचर पेएबल। तो सर अब जो बचा उससे क्या आया है सर, कैश आया है, उल्टा माइनस कर दिया। तो सर आई होप कि अब बात समझ आ गई आपको कि मुझे एंट्री क्यों बनाने की नौबत आई थी कि मैं अलग अलग उसको पार्क कर सकूं। ऐसा ही है जी सर, ये देखें सारी कैश की मूवमेंट सारी वर्किंग में करता जा रहा हूँ। अच्छा भाई, इसके बाद फिर हमने ये कहा डिबेंचर की वर्किंग हो गई। डिबेंचर की वर्किंग करने के बाद नाउ आई हैव मूव टूवर्ड्स क्रेडिटर्स। अच्छा भाई, क्रेडिटर तो आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल में आएगा, तो उसको बाद में देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं अकाउंट किस किस का बनेगा। सर टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल बच्चों, टैक्स पेएबल का ओपनिंग कितना है सर? टैक्स पेएबल का ओपनिंग आ रहा है 180 और 320। हमने कहा भाई 180 और 320। सर ये टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर यहाँ पे इसको क्या करेगा, इन्हेंस करेगा। सही है जी, टैक्स एक्सपेंस देख लेते हैं सर, पीएनएल से मिल जाएगा हमें। टैक्स एक्सपेंस जो हमारे पास आ रहा है टैक्सेशन, वो आ रही है सर 280। ऐसा ही है, टैक्स एक्सपेंस देख लें फिर से, 280 आ रहा है हमारे पास। हमने कहा कि सर तो पेमेंट कितनी हुई, अच्छा 180 और 320 ही है ना, 180 और 320 मेक सेंस। अच्छा भाई, हमने कहा 180 और 320 है, हमने कहा 140 का टैक्स पे हो गया, और सर हमारे पास 180 और 320 बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि यार ये देखें ये एनसीआई का डिविडेंड पेएबल और ये एनसीआई के शेयर्स हैं। तो सर हमने पहले बोला कि भाई हम पहले एनसीआई पे काम कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक ही एनसीआई बना रहा हूँ, टोटल सिंगल एनसीआई। सही है, मैंने कहा कि भाई अगर मैं एक ही एनसीआई बनाऊँ दोनों को, तो ओपनिंग 550 है। सर ये क्या बात हुई, ओपनिंग सिर्फ एक ही आ रहा है भाई, क्योंकि सब्सिडी इस साल आई है ना। अब ज़रा गेम समझनी है तुम लोगों ने। मैंने कहा कि क्लोजिंग मेरे पास कितनी एनसीआई है, 2 एनसीआई हैं, एक 640 है प्लस दूसरा 510 है। क्लियर है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 640 है 510 है, दोनों मैंने मिला दी हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई प्रॉफिट शेयर, इनका जो प्रॉफिट शेयर है उस प्रॉफिट शेयर को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अच्छा, जो प्रॉफिट शेयर है वो उसका 120 और 180 है, 120 और 180 है, ये आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आ जाएगा डिविडेंड डिक्लेयर्ड। मैं डिविडेंड डिक्लेयर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका पेबल का अकाउंट दिया हुआ है। मैंने कहा कि भाई दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो सर 300 का डिविडेंड डिक्लेयर्ड आ रहा है। अच्छा, ये हम शायद ओपनिंग क्लोजिंग में जो गलती तो नहीं कर ली, ओपनिंग 550 है, सही जी। प्रॉफिट आ गया 300 का, ये आ गया ये 640 510, 640 510 550। सर हमारे पास माइनॉरिटी का इंटरेस्ट आ गया 120 और 180, हमने यही किया भाई 120 और 180। अच्छा, एक गलती हमने की, शेयर ऑफ एनसीआई क्रिएशन, ये कैसे भूल सकता हूँ मैं, शेयर ऑफ एनसीआई क्रिएशन। अच्छा भाई, एनसीआई क्रिएट करोगे ना, दूसरी भी तो लाओगे, ये रही। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई ओपनिंग इतना था, एनसीआई इतनी क्रिएट हुई, क्रिएट होने के बाद दोनों ने इतना कमाया और इतना बच गया, तो सर इतना डिक्लेयर कर दिया, ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड है। सही है जी। अब हमने कहा कि भाई आ जाएं, आगे लेके चलते हैं। हमने कहा भाई डिविडेंड पेएबल टोटल बेसिस पे आ जाएं जी। हमने कहा भाई लंबी किए बगैर, टू सेव योर टाइम, हमने कहा कि भाई देखें डिविडेंड पेएबल इसका आ रहा है, ये तो सब्सिडी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ये हो गया 20। हमने कहा क्लोजिंग अगर मैं देखूं तो 50 आ रहा है। अब मुझे एक बात बताएं सर, डिविडेंड डिक्लेयर्ड कितना था दोनों का मिला के? सर डिविडेंड डिक्लेयर्ड था कुल मिला के 50, तो मैंने 20 क्या किया, पे कर दिया, डिविडेंड पेड। सर ये सारी वर्किंग्स हो गई हमारे पास डिविडेंड के रिलेटेड। अब सर फिक्स एसेट पे आ गया, बेहतरीन तरीके से देखिएगा इधर। मैंने कहा जब मैं फिक्स एसेट पे आ गया यहाँ पे, तो फिक्स एसेट में ओपनिंग और क्लोजिंग,
अच्छा, फिक्स एसेट में बच्चों अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो ओपनिंग आपके पास आ गया 3,800 और क्लोजिंग आ गया 7,240। सर सबसे पहले सब्सिडरी की एक्विजिशन से जो आपके पास आया है वो आप फेंक दें यहाँ पे। सर सब्सिडरी की एक्विजिशन से मेरे पास 1000 का आया है। अच्छा, ये मैंने लिंक तो सही लगाया ना, एग्जाम्पल वाले से नहीं लगा दिया हो। हाँ सही है, 1000 ही है। ओके जी। फिर मैंने कहा कि भाई आपके पास डेप्रिसिएशन नीचे दिया हुआ है सवाल में, सर 410 का। हमने कहा भाई ये आ गया। फिर आपको डिस्पोजल दिया हुआ है। डिस्पोजल जो आपको दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है नेट बुक वैल्यू 750 की। सही है जी। अच्छा भाई, फिर अब देखें कि क्या कोई एडिशन दिखती है। सर डेफिनेटली हो सकती है। तो सर हमने कहा दिस प्लस दिस माइनस दिस एंड माइनस दिस। सर 3,600 की एडिशन है, अदरवाइज ये 4,600 की दिखती अगर आप उसको अलग से पार्क नहीं करते। अच्छा भाई, सर सेलिंग प्राइस की कितनी है? 800। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 750। गेन कितना? 50 का। सर अभी हमने सीखा था कि गेन ऑन डिस्पोजल जो होगा वो लेस कर देंगे ताकि उसका इम्पैक्ट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। आई होप सर ये क्लियर हो गई बात आपको। अच्छा भाई सर, ये जब हमने डन कर लिया ये 50 का और ये सारी चीज़ें, खाली एक बार फिगर्स को ट्रेस कर लेते हैं कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर 3,800 और 7,240 यही है, ये एडिशन आ गई। डेप्रिसिएशन हमारे पास 410 का आ गया और डिस्पोजल तो ये आ गया। चलिए जी, बेहतरीन हो गया। अब सर गुडविल, मैंने कहा गुडविल के लिए आपने सर 200 और टेक्निकली यहाँ पर रख दिया 580। सब्सिडरी की एक्विजिशन से डेफिनेटली आपके पास गुडविल आई है। ये भाई सारे हाईलाइट हो जाने चाहिए ना, ये रहा। अब याद रखिएगा, स्टॉक बैंक बाकी है, सही है, स्टॉक और डेटर्स बाकी है और पेबल क्रेडिटर्स बाकी है, सही है। सब्सिडरी की एक्विजिशन से आपकी गुडविल आ गई है। मैंने कहा सर ये हमने इसकी फॉर्मेटिंग सही कर दी, इसको हटा के। अच्छा जी सर, पर अगर मैं क्लोजिंग देखता हूँ गुडविल, तो सर मेरी क्लोजिंग गुडविल आती है 580। पर सर अगर मैं इसको सम करता हूँ तो ये आता है 800। तो सर बाकी क्या हो गई है, इम्पेयर हो गई है। अच्छा, यू कैन कॉल इट इम्पेयरमेंट और अमोर्टाइजेशन, जो भी है वो सब इसमें आ जाएगा, तो हमें इतनी टेंशन लेने की नीड नहीं है। सर ये आ गया हमारे पास 220। ये नॉन कैश है, हमें इसको क्या करना है, ऐड बैक करना है। अच्छा भाई, वंस यू आर डन विथ, तो अब खाली वर्किंग कैपिटल रह गया। तो सर अब हम इस पोजीशन में हैं कि सारी वर्किंग के बाद क्या बना सकता हूँ मैं, कैश फ्लो। सर सबसे पहले आपने हेडिंग डाल दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सर आपने सबसे पहले पीबीटी रख दिया। पीबीटी अगर मैं देखूं तो सवाल में सर मुझे गिवन है, ये रहा सर आपके पास 1780, ऐसा ही है 1780। इसमें एसोसिएट नहीं है, मज़े की बात ये है 1780। सर इसमें पहले हर रंगू नस्ल की एडजस्टमेंट पार कर लेते हैं, एडजस्टमेंट्स। सर डेप्रिसिएशन हो गया, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी हो गया, सही है जी। और सर हमारे पास इसके अलावा है इम्पेयरमेंट जो नॉन कैश है। अच्छा भाई सर, सबसे पहले तो हमने कहा कि भाई आप डेप्रिसिएशन देखें। सर ये रहा, हमने कहा गेन ऑन डिस्पोजल इसके अंदर शामिल है, इसके अंदर से लेस कर दें। फिर हमने कहा इम्पेयरमेंट इसके अंदर लेस हुई हुई है, इसमें ऐड कर दें, यही है 200 580 के हिसाब से, 200 और 580 के हिसाब से सेम केस चल रहा है हमारे पास। अच्छा जी, और हम नज़र घुमा लेते हैं कि कोई ऐसा एक्सपेंस जो ऐड बैक होना हो। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें जी सर, अब हमने कहा कि हमारे पास इसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हमने आपने नॉन कैश चीज़ें सारी एडजस्ट कर ली हैं। अच्छा, आपने कहा कि भाई अब आप यहाँ पे ज़रा वर्किंग कर लें, ओपनिंग और क्लोजिंग की। ओपनिंग मैं सबसे पहले गया यहाँ पे क्रेडिटर के अंदर, तो 300 आ रहा था, और क्लोजिंग जो मेरे पास क्रेडिटर आ रहा है वो आ रहा है 550। सब मैं 550 में से ये कटा दूंगा 150 ताकि जेन्युइन लगे। अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि सर अब मुझे पता लग रहा है कि मेरा इंक्रीज इन क्रेडिटर है,
तो सर जब भी क्रेडिटर इंक्रीज़ होता है तो टेक्निकली आपके पैसे बच गए, ऊपर से माइनस हुए में एक्सपेंस हो चुका है, नीचे से नहीं हुए, तो आपने क्या किया, ऐड बैक कर दिया। सर अब हम बात कर लेते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बाकी वर्किंग कैपिटल की। सर बाकी वर्किंग कैपिटल में स्टॉक आ रहा है तो ओपनिंग 900 हो गया, क्लोजिंग 1200 होने लगा था, बट मैंने कहा कि सर इसमें से आप पहले तो ये कटा दें 300। तो सर हम कहते हैं इसके अंदर नो मूवमेंट, हमने इसको रहने दिया। हम यहाँ पे लिख देता हूँ खाली समझने के लिए, नो मूवमेंट इन इन्वेंट्री। वरना पता है अगर ये नहीं एडजस्ट करते तो पता है क्या लगता है कि आपने इन्वेंट्री खरीदी ज़्यादा, यूज़ कम की, जबकि कैश पे खरीदी नहीं है, वो तो सब्सिडी के आने से आई है। अच्छा भाई, इसके बाद अब बात कर लेते हैं डेटर्स की। डेटर्स सर हमारे पास 600 के हैं ओपनिंग, और क्लोजिंग आ रहा है 900। बट आफ्टर डैट हमें ये देखना है कि क्या ये रिसीवेबल जनरल सेल्स रिसीवेबल है या इससे भी कुछ आया। सर इससे भी कुछ आया हमारे पास, तो हमने 250 क्या किया, यहाँ से कटा दिया। तो सर अब इंक्रीज़ इन रिसीवेबल जो जनरल सेल्स वाला है वो ये, हमने कहा ये सेल हो गई बट ये पैसे रिसीव नहीं हुए। तो सर इस वर्किंग कैपिटल के बाद मेरे पास सर ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर हमने कहा इसमें से आप माइनस करते हैं टैक्स पेड, और टैक्स एक्सपेंस को ऊपर एडजस्ट ले नहीं किया क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू किया है। अच्छा भाई, टैक्स यहीं कहीं हमने निकाला था, ये रहा, आप टैक्स पेड माइनस कर दें सर, आपके पास आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 2270। सर हमने कहा भाई ये हमारे पास आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। चलें जी, फिर हमने कहा इसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत फोकस और सुकून और तामुल से सीखिएगा। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपने कैश पेड टू एक्वायर पीपी। सर कैश पेड टू एक्वायर पीपी का मतलब ये है कि वो ये रहा। अच्छा भाई, फिर हमने कहा कैश पेड टू एक्वायर सब्सिडरी। सर जो सब्सिडरी को कैश गया है वो एक्वायर करने के लिए कितना गया है सिंपली 50 का गया है, इससे ज़्यादा इसकी कोई वो नहीं थी, वो मैं आपको प्रूव भी कर चुका हूँ ऊपर हमने कहा प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी। अच्छा, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी में जानी अगर हम देखें तो हमारे पास वो ये रहा अकाउंट 800 रुपये आए। आई थिंक कि हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक नज़र घुमा लेते हैं सवाल के ऊपर कि पीपी है, सब्सिडरी की एक्विजिशन है और दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास सर 2850 का यहाँ पे आउटफ्लो आ गया। चलें जी, अब हम आ गए किस पे भाई, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे। अच्छा, हमने कहा कि भाई अब आ गया प्रोसीड्स फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर्स। सर वो हमने सबसे पहले ये आ गया, हमने कहा डिविडेंड पेड टू पेरेंट शेयर होल्डर्स। पेरेंट ने अपने शेयर होल्डर को जो पे किया भाई, सर डिविडेंड पेड टू पेरेंट शेयर होल्डर ये रहा। सर हमने कहा डिविडेंड पेड टू NCI बाय S1 एंड S2 व्हाटसोएवर द केस इज। सर हमने कहा कि डिविडेंड पेबल ये आ गया, 20 का चला गया। अच्छा, प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर्स। सर प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर्स का मतलब ये है कि हमारे पास पैसा आया है। तो सर हमारे पास जो डिबेंचर से पैसा आया था 1600, तो सब्सिडी को ख़रीदने के लिए इशू किए थे, तो उसको तो पैसा नहीं कहते हम, ये आ गया। आई थिंक वी हैव पार्क्ड इंटायर एडजस्टमेंट्स, और सर ये 780 का पॉजिटिव हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास नेट कैश इनफ्लो चेक कर लेते पहले है या नहीं है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। सर 200 का नेट कैश इनफ्लो है मेरे पास। अगर मैं इसमें अंदर ऐड कर दूँ ओपनिंग कैश बैलेंस, तो सर ओपनिंग कैश बैलेंस मेरे पास कितना आ रहा है, 450। तो सर अगर मैं इसको 450 को इसके अंदर ऐड कर दूं तो मेरा क्लोजिंग कितना हो गया सर, 650।
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 650 और ये 650 आपस में क्या है, मैच है। तो सर सिंपल आपने याद रखना है कि आपने जब भी सब्सिडी की एक्विजिशन करनी है कैश फ्लो के अंदर तो एंट्री बनानी है और रेलेवेंट चीज़ों को रेलेवेंट जगह पे पार्क करना है, वर्किंग कैपिटल की चीज़ों में से क्लोजिंग में से उसको हटा देना ताकि उसका इम्पैक्ट वहाँ पे ना आए। जज़ाकल्लाह।